एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा जंदील और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन इन दिस फंसना पक्का है सीरीज। यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने देखे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हुए उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस ऑलरेडी कैसे आ चुके हैं, किस किस वेरिएशंस में आने वाले हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई हैव ऑल्सो मेड श्योर कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको उठा के यहाँ पे दिया है। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे आपको कोई और रिवीजन के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज इसी में आपके सारे टॉपिक्स इधर कवर हो जाएंगे। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। अब जब एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखने को मिल सकता है इज ऑब्वियसली रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, कि जो एटीट्यूड है इसका नेचर क्या है, या फिर एबीसी कंपोनेंट्स पूछ लेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ एटीट्यूड पूछ रहे हैं या एबीसी कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं, आपको लिखना आपका आंसर सेम ही है। ऑलराइट, जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम एटीट्यूड की डेफिनेशन दे देंगे। हम कहेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक सेट ऑफ व्यूज होता है या फिर थॉट्स होता है रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर टॉपिक जिसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं, which has an evaluative feature to it। ठीक है, वो या तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, न्यूट्रल एटीट्यूड है, तो एक इवैल्यूएटिव फीचर होता है। एंड इसके साथ यहाँ पे एक इमोशनल कंपोनेंट भी होता है एंड टेंडेंसी टू एक्ट या फिर टेंडेंसी टू बिहेव होता है। तो ये हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी जिसमें हर चीज हमने कवर कर ली। अब हम इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे कि यहाँ पे एक थॉट कंपोनेंट होता है जिसको कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं, इमोशनल कंपोनेंट जिसको हम अफेक्टिव एस्पेक्ट कहते हैं, टेंडेंसी टू एक्ट को हम बिहेवियरल एस्पेक्ट कहते हैं। फिर एक एक करके इनको समझाएंगे कि ये ए अफेक्टिव, बी बिहेवियरल, सी कॉग्निटिव, तो ये एबीसी कंपोनेंट्स हमारे बन जाते हैं। एटीट्यूड्स जो होते हैं आर देमसेल्व्स नॉट बिहेवियर बट एक टेंडेंसी दिखाते हैं बिहेव करने का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप बिहेवियर टेंडेंसी दिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि बिहेवियर हो, जो हम आगे कवर करेंगे एटीट्यूड एंड बिहेवियर के रिलेशनशिप में। सो जब हम ये लिख रहे होंगे तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इंडिविजुअल जो एनवायरमेंट को बहुत ग्रीन रखना चाहता है, तो इसका कॉग्निटिव है कि वी शुड बी माइंडफुल ऑफ हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं चीजों को। इमोशनली वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है एनवायरमेंट से, बिहेवियरली वो प्लास्टिक वगैरह का यूज नहीं करता, तो ऐसे करके यू कैन गिव एन एग्जांपल। सो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और अगर ये फॉर एग्जांपल 6 मार्कर में आ रहा है, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बन के आता है, तब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो एटीट्यूड्स होते हैं ये इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे बिलीव्स एंड वैल्यूज उससे डिफरेंट होता है। बिलीव्स का मतलब समझा देंगे कि कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है एटीट्यूड का, एंड वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज खुद में ही एक एटीट्यूड होते हैं या बिलीफ होते हैं जो कंटेन करते हैं एक सॉर्ट या फिर शुड या फिर आउट वाला एस्पेक्ट। तो इसका क्या मतलब होता है, कोई चीज जो होनी चाहिए वो वाला एस्पेक्ट जो होता है वो वैल्यू होता है, कि हम लोगों को एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो दैट इज वैल्यूज। सो ये आपका पूरा आंसर बन के आ जाएगा एटीट्यूड के कंपोनेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटीट्यूड। ठीक है, 4 प्राइमरी फीचर्स होते हैं हमारे यहाँ पे एटीट्यूड के। या तो आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि अच्छा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए हैं, उनका आप यहाँ पे डेफिनेशन दो, या फिर आपको डिफरेंशिएशन कराएंगे, या फिर आपको चारों भी पूछे जा सकते हैं। एनीवेज वी विल लर्न हर चीज की डेफिनेशन यहाँ पे। 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स जो हमारे एटीट्यूड में है। नंबर 1 इज वैलेंस। वैलेंस इज बेसिकली कितना वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो वैलेंस को यूजुअली देखते हैं वो रिक्टर स्केल के थ्रू, जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि 0, -1, -2, +1, +2, या फिर वो एक ऐसा फिगर ले लेंगे 0 to 10, जब 5 की वैल्यू हम लोग ले लेंगे कि अच्छा 5 के नीचे मतलब बुरा ही होता है, 5 के ऊपर मतलब ज्यादा अच्छा होता है, तो आप ऐसे करके समझा सकते हैं लिकर्ट स्केल के थ्रू। इसके अलावा आपका होता है एक्सट्रीमनेस। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में पड़ती है लिकर्ट स्केल पे, तो दैट इज कमिंग इन योर एक्सट्रीमनेस वाला। ठीक है, तो एक्सट्रीमनेस में हम लोग क्या लिख देंगे कि बहुत ही ज्यादा अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है एनवायरमेंट के टूवर्ड्स, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है से टूवर्ड्स शाहरुख खान, तो दैट इज एन एक्सट्रीम वाला। ओके, वर्सेस समबडी जिसका थोड़ा न्यूट्रल एटीट्यूड है। तो एक्सट्रीमनेस इज हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मतलब कि एक एटीट्यूड सिस्टम तब सिंपल होता है जब उसमें थोड़े ही 1 या 2 एटीट्यूड रहते हैं, बट कॉम्प्लेक्स वो तब बनता है जो मल्टीपल एटीट्यूड होते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पे कह दिया कि एक्सरसाइज के टूवर्ड्स आपका एटीट्यूड कैसा है, तो वो एक चीज है, पर ओवरऑल हेल्थ के टूवर्ड्स आपका एटीट्यूड कैसा है, तो हेल्थ में एक्सरसाइज आ जाती है, डाइट आ जाती है, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न्स आ जाते हैं, सेल्फ केयर आ जाते हैं, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं। सेंट्रलिटी के अगर बारे में आएगा तो सेंट्रलिटी हम लिख देंगे कि रेफर्स टू द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड जिसका ग्रेट सेंट्रलिटी होती है वो इन्फ्लुएंस करता है बाकी सारे एटीट्यूड्स को भी इन द सिस्टम, मच मोर देन कोई ऐसा एटीट्यूड जो नॉन सेंट्रल हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है जो बहुत ही ज्यादा
दिस इंडिविजुअल इज वेरी फेमिनिस्ट फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जितने भी इश्यूज होते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, तो उन इश्यूज को वो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू देखेंगे, तो आप उसको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमारी 4 चीजें आ जाती है फीचर्स, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, मोर देन एनफ आपका आंसर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग ऑफ दीज एटीट्यूड्स, ठीक है, हम इसको सीखते कैसे एटीट्यूड्स को। तो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन में यहाँ पे सर्टेन पार्ट्स दिए गए हैं, हम अच्छे से उनको यहाँ पे लिख के आएंगे। सबसे पहले होता है एसोसिएशन के थ्रू, इसमें कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी, तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं कि कोई भी अगर टीचर होती है, यू लाइक दैट टीचर, एंड देन वो जो क्वालिटीज होती है टीचर की, यू स्टार्ट टू एट्रीब्यूट दोस क्वालिटीज टू द सब्जेक्ट, ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड, अगेन दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है, वो अगर हेल्दी हैबिट्स में पार्ट लेता है, तो अगर हम उसको और रिवॉर्ड्स दे, उसको एनकरेज करें, देन दे आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू दिस। आगे आपका आ जाता है लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग, ठीक है, जो घर वगैरह में सब लोग करते हैं, वो यूजुअली लोग वही एटीट्यूड को लेते हैं, तो उनके जो रोल मॉडल्स करेंगे वो यूजुअली जो एटीट्यूड होता है वो यूजुअली वही से आता है। तो यहाँ पे आप इसमें बैंडूरा का भी एग्जांपल दे सकते हो कि बैंडूरा ने यहाँ पे दिया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एग्जांपल, एंड वो यहाँ पे उससे लिंक कर जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है कि लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू कल्चरल एंड ग्रुप के जो नॉर्म्स होते हैं आपके, ठीक है, नॉर्म्स क्या होते हैं हम वो भी डिफाइन कर देंगे कि ये अनरिटन रूल्स होते हैं अबाउट बिहेवियर दैट एवरीवन इज सपोज टू बी शोइंग इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस, ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांस में अगर आपका कल्चर कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, जैसे फ्यूनरल में अगर आपका कल्चर कहता है कि आपको रोना है, तो आप वो करेंगे, दैट इज योर नॉर्म जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो उधर से हम वहां से भी एटीट्यूड सीखते हैं, जो हमारा कल्चर कहता है वहां से एटीट्यूड। एंड फाइनली लर्निंग थ्रू द एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप लिख देंगे कि आज के डेट में कितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब है आपके पास बाकी अकाउंट्स भी होते हैं, सोशल मीडिया इतना रैम्पेंट हो चुका है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, सो वहां से भी हम एटीट्यूड सीखते हैं। सो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन में ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ एन एटीट्यूड, ठीक है, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्सेस प्रोसेस, ठीक है, तो वो चीजें हैं जिससे इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, तो हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस एटीट्यूड फॉर्मेशन को, तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं हमारे? सबसे पहले फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली जब भी बच्चा पैदा होता है तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एटीट्यूड में, आगे आगे जाके स्कूल एनवायरनमेंट का भी बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। रेफरेंस ग्रुप, दिस इज समथिंग विच इज वेरी नोटिसेबल इन एडोलेसेंस पर्टिकुलरली, जहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को एज अ रेफरेंस देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिटीज हम एग्जिबिट करना चाहते हैं, एंड देन वो जो एटीट्यूड होल्ड करते हैं हम वो एटीट्यूड रखते हैं। ये काफी कॉमन देखने को मिलता है पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स में, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली सबसे बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ, वहां से उनका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होता है। एंड देन मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस, ठीक है, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस सिमिलर टू जो हम लोगों ने वहां पे बात किया था कि कैसे इन्फॉर्मेशन से आता है एटीट्यूड, कितने सारे मीडिया होते हैं, मीडिया जिस तरीके से किसी चीज को पोर्ट्रे करेगा वैसे ही हम उसका एटीट्यूड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 आपके मेजर पॉइंटर्स आ जाएंगे, इनको आप याद करके जाइएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लाइकलीहुड ऑफ ये पूरा क्वेश्चन आने का कम है, बट अगर इसमें क्वेश्चन आएगा भी तो हम छोटा छोटा करके एक्सप्लेन कर देंगे। 3 प्रोसेसेस है मेन हमारे पास, छोटे छोटे करके एक्सप्लेन कर देंगे, वरना मोस्ट लाइकली है कि ये आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन के थ्रू है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड फ्रिट्ज हाइडर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज, तो यहाँ पे हमें जरूरी है कि कौन सा प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया, हमको उनका नाम याद रखना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज प्रपोज बाय फ्रिट्ज हाइडर। यहाँ पे हम लोग POX ट्रायंगल की बात करते हैं, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे कि POX में P का मतलब होता है पर्सन जिसका एटीट्यूड हम स्टडी कर रहे हैं, O होता है दूसरा इंसान, और X होता है आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एक तरीके से, ठीक है, टॉपिक होता है जिसके टूवर्ड्स आपका वो देख रहे होते हैं। बेसिक आइडिया आप यहाँ पे लिख देंगे कि कभी भी इम्बैलेंस अकर करता है POX या फिर PX एटीट्यूड में, तो इस इम्बैलेंस की वजह से हमें लॉजिकल अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट होगा तो हमारा एटीट्यूड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स अ मोर बैलेंस डायरेक्शन। फिर आप लिख देंगे कि इम्बैलेंस कब अकर करता है और बैलेंस कब अकर करता है। इम्बैलेंस हमें पता है तब अकर करता है जब ऑल 3 साइड्स ऑफ ये जो POX ट्रायंगल है ये नेगेटिव होती हैं, तब ये अकर करता है। 2 साइड्स आर पॉजिटिव एंड 1 साइड इज नेगेटिव, तब भी इम्बैलेंस अकर करता है। बैलेंस की अगर बात करें तो तब अकर करता है जब ऑल ऑफ योर साइड्स आर पॉजिटिव
या फिर जब टू साइड नेगेटिव होती है एंड वन साइड आपकी पॉजिटिव होती है। अब अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको खुद समझने में भी बेटर हेल्प करेगा जब आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। बुक में जो एग्जाम्पल है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी समझाया है रिगार्डिंग डाउरी, आप उस एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखते समय आप भी नहीं कंफ्यूज होगे, बिकॉज ये बैलेंस इम्बैलेंस में आई अंडरस्टैंड कंफ्यूजन हो सकता है, पर जब आप खुद बनाओगे, उस ट्रायंगल को बनाओगे, वो रिलेशनशिप दिखाओगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा लिखना हमें क्या है। ठीक है, तो ये आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वो पीओएक्स का जो ट्रायंगल है उसको बना के समझाना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी है ये क्या है, उसके बारे में बताइए, या फिर आपको ऐसा एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया जाएगा जो ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि राधिका जो है उसको जंक फूड खाना बहुत पसंद है, पर उसको गिल्टी भी फील होता है बिकॉज शी रियलाइजेज कि जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हर, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस की। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कहाँ से आया है ये। लियोन फेस्टिंजर वाज द वन हु प्रपोज्ड दिस आइडिया। ये एम्फसाइज करता है ऑन द कॉग्निटिव कंपोनेंट, हमारे जो एप्टीट्यूड है उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स कॉग्निटिव डिसोनेंस। यहाँ का बेसिक आइडिया क्या है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं दे शुड बी कॉन्सोनेंट इन नेचर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ लॉजिकली अलाइन करने चाहिए। फिर आप इसको अगेन एग्जाम्पल के तौर से समझा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल ले लिया जो क्वेश्चन में दिया था, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन आप उसको लिख देंगे। कॉग्निशन 1 यहाँ पे है कि जंक फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, कॉग्निशन 2 इज कि आई ईट जंक फूड। तो ये क्या है, ये दो इलॉजिकल है, मतलब ये दो डिसोनेंट हमारे कॉग्निशन आ जाएंगे। इधर जरूरी है कि एक यहाँ पे कॉग्निशन अपनी डायरेक्शन चेंज करे, या तो वो कहे कि हाँ जंक फूड इज हार्मफुल, आई शेल नॉट ईट जंक फूड एनी मोर, या फिर वो उल्टा ही कर ले कि नहीं जंक फूड इज नॉट दैट हार्मफुल, आई शेल ईट जंक फूड। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो करेक्ट डायरेक्शन में है वहां पे हम यहाँ पे करेक्ट डायरेक्शन के टूवर्ड्स जा रहे हैं, सो दैट जो कॉग्निटिव जो चेंज हो रहा है दैट शुड बी पॉजिटिव इन नेचर, ये नहीं कि नेगेटिव ऑल टुगेदर कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले। इसके साथ अगर आपको लगता है कि ये आंसर कम पड़ रहा है, यू कैन ऑलवेज मेंशन फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ की स्टडी, सो दैट स्टडी इज इन अ बॉक्स, तो उसका चांसेस ऑफ कमिंग तो नेग्लिजिबल है बिकॉज वो बॉक्स में आया हुआ है, बट यू कैन ऑलवेज मेंशन कि ये तो अलग साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट, जिनके एक्सपेरिमेंट से काफी यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है। सो यहाँ पे आप फाइनली जब लिखेंगे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के बारे में। आप इस आंसर में भी मेंशन कर लेंगे, पीओएक्स में भी अगर आपको लगता है टाइम है आपके बारे पास में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी क्या होता है। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी इज बेसिकली कि जो टू कंपोनेंट्स एस्पेक्ट या फिर एलिमेंट होते हैं एटीट्यूड के या फिर एटीट्यूड सिस्टम के, वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं तो हमें फीलिंग होती है कि कुछ राइट यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे। सिंपल सी लाइन है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी क्या होता है, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट हमारे ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में। एंड लास्ट जो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज है दैट इज गिवन बाय एन इंडियन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था SM मोसन। ठीक है, दिस इज अ 2-स्टेप कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज। यहाँ पे 2 स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप हम लिख देंगे क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप द टारगेट ऑफ द चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। यहाँ पे टारगेट से क्या मतलब है, द पर्सन जिनका एटीट्यूड चेंज होना है, एंड सोर्स से हमारा मतलब है द पर्सन थ्रू हुज इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड चेंज इज टू टेक प्लेस। तो टारगेट जिसका एटीट्यूड चेंज करना है, सोर्स वो इंसान है जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा ये जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि द टारगेट शुड लाइक द सोर्स। इससे क्या होगा, हम उसको लाइक करेंगे तभी जो वो वहां पे चेंजेस लाएगा वो हम उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। एंड द सेकेंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे द सोर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ shows an attitude change by actually changing his or her behavior towards the attitude object। तो यहाँ पे वही बात हो गई, सबसे पहले स्टेज में टारगेट ने सोर्स के साथ आइडेंटिफाई किया, सेकेंड स्टेज में सोर्स ने अपना एटीट्यूड चेंज किया, टारगेट ने सोर्स के एटीट्यूड को देख के टारगेट ने भी अपना एटीट्यूड चेंज किया। तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है इज रिगार्डिंग द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। ये अगेन आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, बट इससे पहले काफी सारे इंस्टेंसेस में उन्होंने सिचुएशंस को देके भी ये क्वेश्चन पूछा है। कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, आइडेंटिफाई करो कोई 3 फैक्टर्स विच यू शुड बी कीपिंग इन माइंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ एटीट्यूड चेंज। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। तो हमने जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़े थे, बैलेंस के बारे में पढ़ा था, एक्सट्रीमनेस के बारे में, सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी ऑफ द एटीट्यूड के बारे में। तो ये जो हमारे होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं एटीट्यूड चेंज कैसे होगा। कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो होते हैं दे आर इजियर टू चेंज देन योर नेगेटिव एटीट्यूड्स आर। एक्सट्रीम एटीट्यूड्स जो होते हैं
जो आपके सेंट्रल एटीट्यूड्स जो होते हैं दे आर मोर डिफिकल्ट टू चेंज, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम में अगर एटीट्यूड है तो बहुत ज्यादा मतलब इस इंसान के पास वो एटीट्यूड काफी टाइम से होगा, काफी सोचा होगा, काफी प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा उनकी लाइफ में। सेंट्रल एटीट्यूड है तो वो एटीट्यूड बाकी एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता होगा। तो ये एटीट्यूड जो होते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। अगेन सिंपल एटीट्यूड जो होते हैं दे आर इजियर टू चेंज देन मल्टीपल एटीट्यूड, बिकॉज ऑब्वियसली मल्टीपल में काफी चीजें आ जाती है अंदर। फिर आपकी बात आती है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में क्या होता है, one must also consider the direction and the extent of the attitude change. An attitude change may be congruent, that is मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर एक एटीट्यूड चेंज जो हो सकता है दैट कैन ऑल्सो बी इनकॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंट में एग्जाम्पल दे रखा था फ्राइटनिंग डेंटल एड्स का, कि यू नो आपने डेंटल एड्स में तो दिखा तो दिया कि कैविटी वगैरह है, बट लोगों को इतना डर लग गया कि दे बिकम इनडिफरेंट टू द आइडिया ऑफ ओरल हाइजीन, कि उनको ओरल हाइजीन के आइडिया से ही थोड़ा सा अजीब सा लगने लग गया, बिकॉज आपने एड ही इतना वो खतरनाक दिखा दिया। तो वो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आ जाएगा। सोर्स अगेन इज द पर्सन जो इन्फ्लुएंस करता है टारगेट में बिहेवियरल चेंज को। तो सोर्स की जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, अट्रैक्टिवनेस होती है, ये दो चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको डॉक्टर से हेल्थ का एडवाइस दूंगी वर्सेस मैं आपको एक स्टूडेंट से हेल्थ का एडवाइस दूंगी, तो यू आर मोर लाइकली टू टेक इट फ्रॉम अ डॉक्टर। अट्रैक्टिवनेस की अगर बात करें तो दिस इज वाई जो आपके जो वो कमर्शियल्स होते हैं वगैरह, वहां पे वो प्रॉपर मॉडल्स को रखते हैं जो सुंदर दिखते हो, जो अट्रैक्टिव हो, तो वहां से हमारा अट्रैक्टिवनेस का भी फैक्टर आ जाता है। मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वेदर द मैसेज हैज अ रैशनल या फिर इमोशनल अपील, वो भी डिफरेंस बनाता है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। यू आर मोर लाइकली टू टेक अ रैशनल डिसीजन, यू नो रैशनल अपील जब होती है विद रिगार्ड्स टू हेल्थ रिलेटेड चीजें जो होती हैं आपकी। इसके साथ साथ जो मोटिव्स होते हैं एक्टिवेटेड बाय द मैसेज ऑल्सो डिटरमाइन द एटीट्यूड का चेंज। जो मोटिव जो आप लेके चल रहे हो यहाँ पे वो भी डिटरमाइन करते हैं। एंड फाइनली कौन से मोड ऑफ मोड ऑफ स्प्रेडिंग दिस मैसेज आप यूज करते हो, दैट ऑल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग कि आपका एटीट्यूड चेंज कैसे रोल प्ले करेगा। तो यूजुअली फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होती है दैट इज कंसिडर्ड बेटर देन एन इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि क्लास में एक्चुअली ऑफलाइन स्टडीज करने में इट इज बेटर देन द ऑनलाइन स्टडीज दैट वी हैव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएगा तो हम टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल जिसका एटीट्यूड चेंज करना है। ये जब होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वालिटीज ऑफ टारगेट्स, जैसे उसकी पर्सुएबिलिटी हो गई, ठीक है, कितने जल्दी पर्सुएड हो सकता है उतना जल्दी एटीट्यूड चेंज होगा। प्रेजुडिसेस की बात हो जाती है, अगेन दिस इज लिंक टू एक्सट्रीमनेस का आइडिया, जितना ज्यादा प्रेजुडिस उतना कम चांस आपके उसमें चेंज होने का। सेल्फ एस्टीम, यूजुअली लोग जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है दे आर मोर लाइकली टू चेंज एन एटीट्यूड क्विकर देन पीपल जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है। इंटेलिजेंस की बात करें देन जो आपके इंटेलिजेंट लोग होते हैं दे मे चेंज देयर एटीट्यूड लेस इजीली देन दोज हु आर लोअर इंटेलिजेंस, बट they are again more likely to change their attitudes because of the information. तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं यूजुअली दे आर लेस लाइकली टू चेंज देयर एटीट्यूड देन लो इंटेलिजेंट पीपल, बट अगर उनको लगता है कि हाँ जो आप इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो वो क्रेडिबल है, वहां पे इन्फॉर्मेशन सच में आपको बेनिफिट करेगी, देन दे आर क्विकर टू चेंज देयर एटीट्यूड, ठीक है। तो पर्सुएबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस, सेल्फ एस्टीम का तो डायरेक्ट आंसर है। इंटेलिजेंस में ये एक वेरिएशन है जो हमें ध्यान रख के आंसर करना होगा। तो टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आ जाएगा। Now, what is the relationship between attitudes and behavior? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जब आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने फाइंड किया है कि कंसिस्टेंसी जो होती है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में वो इन सिचुएशंस में पाई जाती है। नंबर वन, जब एटीट्यूड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बहुत ज्यादा सेंट्रल प्लेस हमारे एटीट्यूड सिस्टम में रखता है, देन आपका बिहेवियर उसके साथ अलाइन करेगा कि जो एटीट्यूड है वैसे ही हम बिहेव कर रहे हैं। द पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज और हर एटीट्यूड, देन आपके बिहेवियर में जाएगा बिकॉज आप कॉन्शियसली उस पर एक्ट कर रहे होगे। देयर इज वेरी लिटिल और नो एक्सटर्नल प्रेशर फॉर द पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो वो लेस लाइकली टू बिहेव होता है उस तरीके से, बट अगर कोई प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। द पर्सन्स बिहेवियर इज नॉट बीइंग वॉच्ड, ठीक है, बिकॉज अगर कोई देख नहीं रहा है तो आप वैसा करोगे जैसा आपको करना है। एंड द पर्सन थिंक्स दैट द बिहेवियर वुड हैव अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, कि वो इस बिहेवियर में तभी इंडल्ज कर रहे हैं बिकॉज इसका एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा आगे जाके। तो ये आपके बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं मेजर पॉइंटर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर के। यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए एडिशनली अगर कोई क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो रिचर्ड ला पियर का जो एग्जाम्पल था वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
ऑल्दो वो पूछा नहीं गया है अभी तक, ठीक है, कि स्पेसिफिकली कि रिचर्ड लापियर का स्टडी क्या थी, उसमें बताइए क्या करा गया है। मोस्टली आपका यहीं पे क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंसी एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है, एंड आप ये यहाँ पे आंसर करके आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजुडिस क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एंड हाउ आर ऑल ऑफ दीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो प्रेजुडिस के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक ऐसा एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, ये यूजुअली नेगेटिव होता है नेचर में, एंड काफी सारे केसेस में इट इज बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स क्या है, आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट हो जाता है। तो स्टीरियोटाइप के बारे में जब हम लिखेंगे तो हम कहेंगे एक क्लस्टर ऑफ आइडियाज होते हैं किसी भी ग्रुप के रिगार्डिंग, एंड ऑल मेंबर्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर अज्यूम टू पोजेस दीज आइडियाज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं बेसिकली कि स्टीरियोटाइप में हम लोग थोड़ा क्लस्टर ऑफ आइडियाज रखते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये तो ऐसे ही बिहेव करता होगा, तो ये जो चीज है ये हर मेंबर में देखने को मिलेगी। दिस इज व्हाट अ स्टीरियोटाइप इज। यूजुअली अगेन स्टीरियोटाइप्स आर आल्सो नेगेटिव इन नेचर। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन इज द बिहेवियरल कॉम्पोनेंट। जब आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिसेस दैट यू होल्ड, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। ये एक बिहेवियरल उसमें आपको देखने को मिल सकता है। एंड आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हो ऑब्वियसली कि रेस, सोशल कास्ट, क्लास, उसमें काफी हम लोगों ने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन सफर किया है लोगों ने। अब यहाँ पे फाइनली एक टॉपिक आप यहाँ पे डाल सकते हो एंड में कि प्रेजुडिस जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि लोग नेगेटिवली सोचते हैं किसी ग्रुप के बारे में बट वो बिहेवियरली नहीं दिखाते उस चीज को। एंड सिमिलरली लोग बिहेवियरली बहुत नेगेटिव एक्ट करते हैं बट वो नेगेटिव प्रेजुडिस नहीं होल्ड कर सकते हैं। दोनों सिचुएशंस अकर कर सकती है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, बट मोस्टली यस हैंड इन हैंड चलती है, मोस्टली यस साथ साथ ही चलती है। बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस, कि लोग सीखते कैसे प्रेजुडिस को। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग में कैसे आपके सारी चीज आ जाएगी, एसोसिएशन से, रिवॉर्ड पनिशमेंट से, दूसरों को ऑब्जर्व करने से, ग्रुप आपका कल्चर क्या कहता है उससे, इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर। तो जितनी भी चीजें हमने एटीट्यूड में सीखी थी, प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन में, सब हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है एक स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी और इन ग्रुप बायस। जितना स्ट्रॉन्ग आपके अपने ग्रुप के टुवर्ड्स बायस होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि आप आउट ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप है, उसके टुवर्ड्स आप नेगेटिव अजम्पशंस होल्ड करके रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग क्या होता है, दिस इज अ फिनोमेना बाय विच द मेजॉरिटी blames the minority outgroup for its own social, economic और political problems। मतलब कि जितने भी political, economic, social problems हो रहे हैं ये इन्हीं के वजह से हो रहे हैं। जो माइनॉरिटी है दैट इज कॉल्ड स्केपगोटिंग। ठीक है, कि जो हमारा ब्लेम है वो सिर्फ माइनॉरिटी पे डालो, जो मेजॉरिटी है वो ब्लेम को अपना पार्ट नहीं लेता उस ब्लेम में, वो हमेशा ब्लेम इधर ट्रांसफर कर देता है। तो स्केपगोटिंग इज समथिंग व्हिच इज व्हाई प्रेजुडिस अकर्स। नेक्स्ट इज द कर्नल ऑफ ट्रूथ। लोग इतना कह ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच होगा, वरना क्यों कहेंगे लोग। तो ये जो कर्नल ऑफ ट्रूथ होता है, जो लोगों के दिमाग में रहता है कि अच्छा इतने सारे लोग मेरे अराउंड कह रहे तो कुछ ट्रू होगा, वहां से भी बहुत बार प्रेजुडिस अराइज होता है। एंड द लास्ट वन इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में क्या होता है, जो टारगेट होता है मे बिहेव इन वेज दैट जस्टिफाई दिस प्रेजुडिस, दैट इज इट कंफर्म्स द नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि विमेन होती हैं, अगर मैं विमेन का एग्जांपल लेके चलूं तो वो यूजुअली किसी पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू में अप्लाई नहीं करती, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आई एम लेस क्वालिफाइड देन अ मैन इज फॉर दिस पोजीशन। फिर क्या होता है, फिर वो वही चीज शुरू हो जाती है कि हाँ मेन आर मोर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब एज कंपेयर टू विमेन। तो ऐसे कर करके सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी जो होती है उससे भी प्रेजुडिस बन जाता है। तो आपके यहाँ पे मेन टॉपिक यही है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर से समझा सकते हैं बिकॉज इसमें ऑनेस्टली ज्यादा कुछ है नहीं समझाने को। स्केपगोटिंग की यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आप अपना एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज जिससे हम हैंडल कर सके प्रेजुडिस को। तब ये जब क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस वुड बी इफेक्टिव जब वो एम करेंगी टू मिनिमाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडिस। ये जितना भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्रेजुडिस ऐसे ऐसे सीखा जा सकता है, उसको हम मिनिमाइज करें इन अपॉर्चुनिटीज को। उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि इन एटीट्यूड्स को चेंज किया जाए। इन एटीट्यूड्स में यहाँ पे डी एम्फसाइज किया जाए एक नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द इन ग्रुप,
कि ये जो आपकी आइडेंटिटी आपने सिर्फ अपने इन ग्रुप से बना रखी है, उसको हम थोड़ा सा डी एम्फेसाइज करें कि बहुत सारी चीजें भी है, वी हैव अ शेयर्ड ह्यूमैनिटी विच इज मोर देन द इन ग्रुप दैट यू बिलोंग टू। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट में एक विमेन वाला एग्जांपल दिया था, तो डिस्करेज करना कि नहीं, क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो उस जॉब पोजीशन में, अप्लाई करो उस जॉब पोजीशन में। तो ऐसे करके हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। एंड इन गोल्स को हम कब अचीव करेंगे, जब हमारा एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन होगा, वो करेक्ट करेगा इन स्टीरियोटाइप्स को, ठीक है, और टैकल करेगा विद द प्रॉब्लम ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप बायस। सेकेंडली, जब हम लोग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट जो होता है उसको हम और ज्यादा एनहांस करेंगे कि ये नहीं ग्रुप्स एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए हैं, नहीं, साथ में आओ, एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखो, मिसट्रस्ट हटाओ और डिस्कवर करो कि आप दूसरे की जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो कौन कौन सी है। एंड फाइनली, highlighting the individual identity rather than the group identity, that you are more than the group that you belong to। ठीक है, तो जो भी आपके ग्रुप के बारे में लोग कह रहे हैं या फिर जो सामने वाले इंसान के ग्रुप के बारे में लोग कह रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान एक्चुअली में कैसा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये आंसर खत्म हो जाएगा। एंड विद दैट हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। काफी डायरेक्ट सा चैप्टर है, अगर आप देखोगे इसमें बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट चीजें आएंगी। आपको कीवर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड्स मैंने ब्लैक में हाईलाइट किए हैं, मेक श्योर कि आप भी उनको अच्छे से लेके आएंगे, अंडरलाइन करके आएंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आंसर राइटिंग में आपको और ज्यादा मदद चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कैसे करना है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। एंड फाइनली, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी छोटी सी, आपको और इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसके लिए आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी दे रखे हैं। इन नोट्स में हम लोगों ने काफी इंटरेक्टिव तरीके से चीजों को समझाया है, तो आप नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो, आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर दोस डाउट्स फॉर यू। थैंक यू so much for watching and see you again the next time.